गोवर्धन श्रृंखला में जितने भी जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी और दूसरी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 who assigns the duty to maintain the provident fund accounts for officers belonging to group A, B or C officers of the Indian Audit and Accounts Department। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के समूह ए, बी या सी से संबंधित अधिकारियों के लिए भविष्य निधि खातों को बनाए रखने का कर्तव्य कौन सौंपता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे गवर्नमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अकाउंट्स ऑफिसर, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के समूह ए, बी और सी से संबंधित अधिकारियों के लिए भविष्य निधि खातों यानी कि जीपीएफ को बनाए रखने का कर्तव्य कौन सौंपता है, कौन निर्धारित करवाता है, जीपीएफ खाता कौन तैयार करवाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के समूह ए, बी और सी से संबंधित अधिकारियों के लिए जीपीएफ यानी कि भविष्य निधि खाते को बनाए रखने का कर्तव्य है वो सौंपता है, निर्धारित करवाता है, उनको जीपीएफ खाते तैयार करवाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देख लेते हैं 142। What are emoluments in the General Provident Fund Central Service Rules 1960? सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 में परिलब्धियां क्या है? परिलब्धियां यानी कि इमोलमेंट्स किसको कहते हैं? पे, लीव सैलरी और सब्सिस्टेंस ग्रांट, पे रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सर्विस। ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 में परिलब्धियां किसको कहा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पे, लीव सैलरी और सब्सिस्टेंस ग्रांट यानी कि कोई भी वेतन है या अवकाश सैलरी है या सब्सिस्टेंस ग्रांट कोई मिल रहा है, उन सभी को मिला करके परिलब्धियां बोलेंगे। इसके साथ में पे रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, जो फॉरेन सर्विस में कर्मचारी जाता है और वहां पर कोई भी पे या वेतन माल मिलता है उसको क्या मानेंगे आप? परिलब्धियों में यानी कि एमलमेंट्स में शामिल करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 143। When did the General Provident Fund Central Services Rules 1960 come into force? सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 कब लागू हुए? इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। जो जीपीएफ सीपीएफ रूल्स हैं कब से इम्प्लीमेंट हुए थे, कब से फोर्स में आए थे, ये क्वेश्चन है पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी खड़े मिल सकते हैं। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे 1 अप्रैल 1960, 1 मई 1960, 1 जून 1960, 1 जुलाई 1960। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 कब से लागू हुए थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1960 से ये लागू हो गए थे। 1 अप्रैल 1960 से ये एप्लीकेबल हो गए थे, फोर्स में आ गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1960। क्वेश्चन देख लेते 144। Who is considered a part of the family of a male subscriber? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष कर्मचारियों के मामले में परिवार का हिस्सा किसे माना जाता है? वाइफ और वाइव्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। पुरुष कर्मचारी यानी कि मेल सब्सक्राइबर है जीपीएफ में, तो उनके लिए फैमिली कौन होगी, परिवार में कौन कौन शामिल हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वाइफ और वाइव्स मतलब कि पत्नी या पत्नियां हैं वो उसमें शामिल होंगी। साथ में पेरेंट्स भी उसमें शामिल होंगे, डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं वो शामिल होंगे और चिल्ड्रन भी शामिल होंगे। इनके लिए कंडीशंस हैं वो बताई गई हैं, डिपेंडेंसी की कंडीशंस बताई गई हैं। आप गोवर्धन श्रृंखला पर बने रहिए, ये सभी कंडीशंस भी हम चर्चा करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है डी हो रहा है ऑल ऑफ द अबव। वाइफ और वाइफ जो है वो फैमिली में शामिल होंगे, पेरेंट्स भी शामिल होंगे, चिल्ड्रन भी शामिल होंगे, ये सभी शामिल हो जाएंगे परिवार में अगर मेल सब्सक्राइबर है यानी कि मेल कर्मचारी है तो। अगला सवाल देख लेते 145।
अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड ए सब्सक्राइबर्स वाइफ नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड ए मेंबर ऑफ द फैमिली? किन परिस्थितियों में कर्मचारी की पत्नी को परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारी की पत्नी है वो परिवार का हिस्सा होती है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। कौन सी परिस्थिति में उसको परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे इफ सी हैज बीन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर, इफ सी इज नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर कस्टमरी लॉ, और सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। किन परिस्थितियों में कर्मचारी की पत्नी को परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इफ सी हैज बीन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर, जो मेल कर्मचारी है उससे सेपरेट किया गया है, जुडिशियली उसको न्यायिक रूप से अलग कर दिया गया है, उस परिस्थिति में उसको फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा मेल सब्सक्राइबर के। साथ में इफ सी इज नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर कस्टमरी लॉ, अगर कर्मचारी के पर्सनल लॉ के तहत या कस्टमरी लॉ के तहत उसको अलग रखा गया है, वो मेंटेन नहीं कर पाई है, तो भी उसको परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते गोवर्धन श्रृंखला का 146। As per General Provident Fund Central Service Rules 1960, who is considered part of the male subscribers family? सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के अनुसार पुरुष कर्मचारी के परिवार का हिस्सा किसे माना जाता है? साथियों, फैमिली मेंबर पर बहुत सारे क्वेश्चंस है वो बनते हैं और पुरानी परीक्षा में भी पूछे गए थे। तो इससे पहले हम फैमिली देख चुके हैं, फैमिली में कौन कौन शामिल होंगे। अभी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि फैमिली में और कौन कौन लोग हो सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं वाइफ और वाइफ्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर्स, डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। वाइफ और वाइफ्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर्स एंड डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन। वाइफ और वाइफ्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स एंड अनमैरिड सिस्टर्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा वाइफ और वाइफ्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड माइनर ब्रदर्स। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के अनुसार पुरुष कर्मचारी के परिवार का हिस्सा किसे माना जाता है? कौन कौन लोग शामिल होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा वाइफ और वाइफ्स, यानी कि पत्नी और पत्नियां हैं वो सभी शामिल होंगे। उस मेल कर्मचारी के जितनी भी पत्नी हैं उनको सभी को शामिल किया जा सकता है। साथ में पेरेंट्स भी शामिल होंगे, चिल्ड्रन भी उसमें शामिल होंगे। इसके साथ में माइनर ब्रदर्स, डिपेंडेंट माइनर ब्रदर्स हैं वो भी शामिल होंगे। अनमैरिड सिस्टर्स होंगी क्योंकि पेरेंट हैं वो नहीं है, या डिपेंडेंट हैं अनमैरिड सिस्टर्स हैं वो भी शामिल होंगे। और डिसीज्ड सन्स, विडो, अगर पुत्र की विधवा है वो भी शामिल होगी और उसके बच्चे भी शामिल होंगे। और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है, मतलब कि उसके दादा दादी भी इसमें शामिल होंगे। तो फैमिली में ये सभी शामिल हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं हो सकता और कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो इन पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 147। हु कैन बी कंसिडर्ड ए मेंबर ऑफ ए फीमेल सब्सक्राइबर्स फैमिली? महिला ग्राहक के परिवार का सदस्य किसे माना जाता है? जो मेल सब्सक्राइबर है, मेल कर्मचारी है, उसके फैमिली में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, कौन कंसीडर किए जाएंगे? यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशन बदल गई है। महिला ग्राहक, महिला कर्मचारी है तो उसके परिवार में किसको माना जाएगा? कौन सदस्य हैं वो परिवार का हिस्सा माने जाएंगे? ऑप्शन देख लेते हैं हस्बैंड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर्स, डिसीज सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन। हस्बैंड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर्स, डिसीज्ड सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons, widow and children, and maternal grandparent. Husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased sons, widow and children and siblings. तो कौन हो जाएंगे महिला कर्मचारी के परिवार के सदस्य, कौन माने जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। महिला कर्मचारी है, महिला अगर सब्सक्राइबर है तो हस्बैंड को परिवार का हिस्सा माना जाएगा, पेरेंट्स को भी उसका हिस्सा माना जाएगा, साथ में उसके चिल्ड्रन है उनको भी माना जाएगा, माइनर ब्रदर है कोई तो उसको माना जाएगा, अनमैरिड सिस्टर है तो भी क्या माना जाएगा? फैमिली मेंबर माना जाएगा। और डिसीज सन्स, विडो,
विधवा पुत्र वधू को भी क्या माना जाएगा, परिवार का हिस्सा माना जाएगा, और उसके संतान है उनको भी क्या माना जाएगा, फैमिली मेंबर माना जाएगा, और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है उनको क्या माना जाएगा, फैमिली मेंबर माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हस्बैंड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड सिस्टर, दिस इज सन्स, विडो एंड चिल्ड्रन एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। क्वेश्चन देख लेते 148। What happens if a female subscriber expresses her desire to exclude her husband from her family? यदि कोई महिला कर्मचारी अपने पति को अपने परिवार से बाहर करने की इच्छा व्यक्त करती है तो क्या होगा? The husband will no longer be considered a member of the subscriber's family. The husband will still be considered a member of the subscriber's family. The husband will be considered a member of the subscriber's family only in certain matters. The husband's status as a member of the subscriber's family will be determined by the accounts officer. यदि कोई महिला कर्मचारी अपने पति को अपने परिवार से बाहर करने की इच्छा व्यक्त करती है तो क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द हस्बैंड विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द सब्सक्राइबर्स फैमिली। वो परिवार में ज्यादा समय तक नहीं बना रह सकता क्योंकि महिला कर्मचारी है, उसने उसको क्या किया है, अलग करने का निश्चय कर लिया है, तो वो महिला कर्मचारी के परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा, उसको अलग कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द हस्बैंड विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द सब्सक्राइबर्स फैमिली। क्वेश्चन देख लेते 149। व्हाट डज द टर्म चाइल्ड इंक्लूड? बच्चा शब्द में क्या शामिल है, संतान शब्द में क्या शामिल हो जाएगा? ओनली लेजिटिमेट चिल्ड्रन, ओनली अडॉप्टेड चिल्ड्रन, legitimate children and adopted children recognized by the personal law governing the subscriber, any ward under the Guardians and Wards Act 1890 only। तो बच्चा शब्द में यानी कि चाइल्ड शब्द में क्या आ जाएगा, जीपीएफ रूल्स के तहत चाइल्ड शब्द में क्या शामिल कर लिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सनल लॉ गवर्निंग द सब्सक्राइबर। जो लेजिटिमेट चिल्ड्रन या अडॉप्टेड जो भी सब्सक्राइबर के पर्सनल लॉ चल रहे हैं उनके तहत सभी किसमें शामिल हो जाएंगे, बच्चे शब्द में यानी कि उनकी संतान शब्द में शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सनल लॉ गवर्निंग द सब्सक्राइबर। क्वेश्चन देख लेते 150। व्हाट डज द टर्म फंड मीन इन द जीपीएफ रूल्स? जीपीएफ नियमों में फंड शब्द का क्या अर्थ है? द जनरल प्रोविडेंट फंड, द सिविल सर्विस रेगुलेशंस, द रिवाइज्ड बजट, द सब्सक्राइबर्स शेयर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड जहां पर कि उसका सब्सक्रिप्शन है वो इकट्ठा होता है उसको आप क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे, या जीपीएफ एकत्रित होता है उसको आप क्या बोल रहे हैं, फंड बोल रहे हैं। द जनरल प्रोविडेंट फंड है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, फंड बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो गोवर्धन श्रृंखला को अपने मित्रों को भी शेयर करिए। नया सवाल देख लेते 151। What does the term year refer to the General Provident Fund Central Service Rules 1960? सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 में वर्ष शब्द का क्या अर्थ है? अ कैलेंडर ईयर, अ फाइनेंशियल ईयर, अ फिस्कल ईयर, अ लीप ईयर। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 में वर्ष शब्द का क्या मतलब हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष को आप क्या बोलेंगे, एक वर्ष बोलेंगे। वित्तीय वर्ष है वो आपको पता है कि 1 अप्रैल से वो शुरू होता है और वो 31 मार्च तक चलता है। तो किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर के और 31 मार्च को खत्म होने वाले वर्ष को आप क्या बोलेंगे? वर्ष शब्द से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ईयर से डिफाइन किया गया है। तो एक फाइनेंशियल ईयर को आप क्या बोलेंगे, वर्ष के रूप में डिफाइन करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, अ फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन देख लेते 152। द अप्रोप्रिएट सैंक्शनिंग अथॉरिटी में सैंक्शन द पेमेंट टू एनी सब्सक्राइबर ऑफ एन एडवांस फ्रॉम सेंट्रल कंट्रीब्यूटरी फंड फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज। उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकारी निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय अंशदायी निधि से किसी भी अग्रिम के भुगतान को मंजूरी दे सकता है। कौन कौन से पर्पज के लिए ये स्वीकृति दी जा सकती है? टू पे एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद द इलनेस, कन्फाइनमेंट और ए डिसेबिलिटी, to meet the cost of higher education, to pay obligatory expenses on customary uses like betrothal or marriages, funerals or other ceremonies, to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence। ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव।
उपयुक्त स्वीकृति प्राधिकारी निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय अंशदायी निधि से किसी भी अग्रिम के भुगतान को मंजूरी दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। टू पे एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद द इलनेस, कन्फाइनमेंट और डिसेबिलिटी, इन सभी के लिए दिया जा सकता है। इसके साथ में टू मीट द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन के खर्चे के लिए भी दिया जा सकता है एडवांस। टू पे obligatory expenses on customary uses like betrothal, marriages, funerals and other ceremonies के लिए दिया जा सकता है। टू मीट द कॉस्ट ऑफ प्लॉट और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस और फ्लैट फॉर हिज रेजिडेंस, इसके लिए भी दिया जा सकता है। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए सीपीएफ से एडवांस लिए जा सकते हैं, स्वीकृत किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 153। Where can the definitions of expressions used in these rules be found? इन नियमों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं कहाँ मिल सकती है? जीपीएफ के जो रूल्स बताए गए हैं वहां पर कुछ डेफिनेशंस बताइए, मतलब बताए गए हैं। तो इन नियमों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं आपको कहाँ मिल सकती है? ये डेफिनेशंस के मतलब आपको कौन से रूल्स में मिल सकते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे द प्रोविडेंट फंड्स एक्ट 1925, द फंडामेंटल रूल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। इन नियमों में यानी कि जीपीएफ सीएस रूल्स में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशन आपको कहाँ मिल सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में आए थे, वहां डेफिनेशन आपको मिल सकती है। साथ में द फंडामेंटल रूल्स में भी आपको डेफिनेशन मिल सकती है। एफआर रूल्स में भी आपको ये डेफिनेशंस हैं, जो भी बात बताई गई है उनको डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन देख लेते 154। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज रूल्स ऑन द जनरल प्रोविडेंट फंड? इन नियमों का सामान्य भविष्य निधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो भी नियम बताए गए हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो रूल होते हैं उनके जीपीएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? टर्मिनेट्स इट्स एग्जिस्टेंस, कंस्टिट्यूट्स ए न्यू फंड, नो इफेक्ट ऑन द फंड, नन ऑफ दी अबव। इन नियमों का सामान्य भविष्य निधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो पहले नियम बने हुए हैं या कोई अलग से नियम आता है तो जीपीएफ पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो इफेक्ट ऑन द फंड। फंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो फंड बनाया गया है जीपीएफ रूल के तहत उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन नियमों का। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, नो इफेक्ट ऑन द फंड। क्वेश्चन देख लेते 155। Can a servant who has subscribed to a contributory provident fund join or continue as a subscriber to the GPF fund? क्या कोई कर्मचारी जिसने अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता ली है वह जीपीएफ फंड में शामिल हो सकता है या ग्राहक के रूप में बना रह सकता है? वो पहले से ही सीपीएफ का सब्सक्राइबर है तो सीपीएफ से वो क्या जीपीएफ ले सकता है या नहीं ले सकता? वो उसमें शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है जीपीएफ में? ऑप्शन देख लेते, यस एज लॉन्ग एज ही रिटेन्स हिज राइट टू सब्सक्राइब टू सच ए फंड, यस रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही रिटेन्स हिज राइट टू सब्सक्राइब टू सच ए फंड, नो ही इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन और कंटिन्यू एज ए सब्सक्राइबर टू द फंड, और डी ऑप्शन हो जाएगा नो अनलेस ही रिटेन्स हिज राइट टू सब्सक्राइब टू सच ए फंड। यदि कोई कर्मचारी जिसने अंशदायी भविष्य निधि यानी कि सीपीएफ की सदस्यता ली हुई है वह जीपीएफ में शामिल हो सकता है या जीपीएफ का सदस्य बना रह सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो ही इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन और कंटिन्यू एज ए सब्सक्राइबर टू द फंड। टू द फंड का मतलब है जीपीएफ फंड में वो नहीं जा सकता। अगर वो कर्मचारी सीपीएफ का सब्सक्राइबर है तो जीपीएफ में नहीं जा सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो ही इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन और कंटिन्यू एज ए सब्सक्राइबर टू द जीपीएफ। क्वेश्चन देख लेते 156। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट वेयर सम्स पेड इनटू द फंड आर क्रेडिटेड? उस खाते का नाम क्या है जहां निधि में भुगतान की गई रकम जमा की जाती है? द जनरल प्रोविडेंट फंड, द डिपॉजिट्स, द कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, द गवर्नमेंट अकाउंट। उस खाते का नाम क्या है जहां निधि में भुगतान की गई रकम जमा की जाती है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, द जनरल प्रोविडेंट फंड। वो खाता कौन सा होगा? जीपीएफ अकाउंट होगा, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड होगा। सही उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा, द जनरल प्रोविडेंट फंड। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते 157। व्हाट हैपेंस टू सम्स दैट हैव नॉट बीन टेकन विद इन 6 months आफ्टर दे बिकम पेबल? उन रकमों का क्या होता है जो देय होने के 6 महीने के भीतर नहीं ली गई हो?
they are transferred to the deposits account, they are credited to the general provident fund, they are treated as ordinary rules relating to deposits। और डी ऑप्शन हो जाएगा दे आर फॉरफिटेड बाय द गवर्नमेंट। उन रकमों का क्या होगा जो देय होने के 6 महीने के भीतर नहीं ली गई है, यानी कि निकाली नहीं गई है, तो उनका क्या होगा, 6 महीने के भीतर अगर निकाला नहीं गया है तो उनका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। दे आर ट्रांसफर टू द डिपॉजिट अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट में वो चले जाएंगे। अभी तक जो जमा रकम थी वो कहां पर थी, जीपीएफ अकाउंट में थी, जीपीएफ फंड में थी, और 6 महीने तक उनको निकाला नहीं गया तो वो कहां चले जाएंगे, डिपॉजिट अकाउंट में चले जाएंगी, जमा खाते में चले जाएंगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, दे आर ट्रांसफर टू द डिपॉजिट्स अकाउंट। Move to question number 158. Who is eligible to subscribe to the GPF fund? जीपीएफ फंड की सदस्यता के लिए कौन पात्र है? इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। और साथियों, छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को गलत करके अगर एग्जाम हॉल से हम बाहर आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक होता है। जीपीएफ फंड की सदस्यता के लिए कौन पात्र होंगे, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे जीपीएफ के लिए? ऑप्शन है all temporary government servants after 1 year of continuous service, all re-employed pensioners, all permanent government servants, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जीपीएफ फंड की सदस्यता यानी कि सब्सक्रिप्शन कौन ले सकते हैं? सही उत्तर हमारा होगा डी होगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स आफ्टर 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, अगर टेम्परेरी एम्प्लॉई है और 1 साल की लगातार सेवा हो गई है तो वो जीपीएफ का सब्सक्राइबर हो जाएगा। साथ में ऑल री एम्प्लॉयड पेंशनर्स हैं वो भी शामिल होंगे, ऑल परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी है कि जीपीएफ के सब्सक्राइबर है कब तक होंगे, 1/1/2004 से पहले के सभी कर्मचारी होंगे, 1/1/2004 से पहले के कर्मचारी हैं इसमें शामिल होंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 जनवरी 2004 से पहले के कर्मचारी हैं वो जीपीएफ के सब्सक्राइबर हो सकते हैं। इसके बाद में जीपीएफ है वो खत्म हो गया क्योंकि एनपीएस आ चुका है, न्यू पेंशन स्कीम आ गई है, तो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है वो बंद हो चुका है। 1 जनवरी 2004 से बाद के कोई भी कर्मचारी है उनको जीपीएफ नहीं मिलेगा, वो एनपीएस में रहेंगे। इससे पहले वाले कर्मचारी हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो किस में रहेंगे, जीपीएफ अकाउंट में रह सकते हैं। और जीपीएफ सब्सक्रिप्शन में कौन कौन जा सकते हैं ये हमने चर्चा कर लिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते 159। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए सर्वेंट टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन और कंटिन्यू एज ए सब्सक्राइबर टू द जीपीएफ फंड? किसी कर्मचारी के लिए जीपीएफ फंड में शामिल होने या ग्राहक के रूप में बने रहने के लिए पात्र होने की क्या शर्तें हैं? द सर्वेंट मस्ट हैव सब्सक्राइब टू ए कंट्रीब्यूटरी फंड, द सर्वेंट मस्ट हैव रिटेन्ड हिज राइट टू सब्सक्राइब टू ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, द सर्वेंट मस्ट हैव नॉट सब्सक्राइब टू ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और डी ऑप्शन हो जाएगा द सर्वेंट मस्ट हैव नॉट रिटेन्ड हिज राइट टू सब्सक्राइब टू ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। किसी कर्मचारी के लिए जीपीएफ फंड में शामिल होने या ग्राहक के रूप में बने रहने के लिए पात्र होने की क्या शर्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, द सर्वेंट मस्ट हैव नॉट सब्सक्राइब टू कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। वो सीपीएफ का सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए, वो सीपीएफ में शामिल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हो जाएगी किसके लिए हो जाएगी? जीपीएफ के लिए हो जाएगी। जीपीएफ में अगर आपको रहना है, जीपीएफ की एलिजिबिलिटी अगर आपको लेनी है तो सीपीएफ का सब्सक्राइबर वो नहीं होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, द सर्वेंट मस्ट हैव नॉट सब्सक्राइब टू ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और साथियों देख लेते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड और सीपीएफ पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला। फर्स्ट का अंतिम सवाल 160। इन विच करेंसी इज द फंड मेंटेन्ड? फंड का रखरखाव किस मुद्रा में किया जाता है? फंड यानी कि जीपीएफ फंड है उसका रखरखाव किस मुद्रा में किया जाएगा? करेंसी क्या होगी? डॉलर्स, यूरोज, रुपीज, पाउंड्स। तो फंड का रखरखाव किस में किया जाएगा, उसके लिए मुद्रा क्या होगी? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, मुद्रा क्या होनी चाहिए, फंड है वो किस में रखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रुपीज में, इंडियन रुपीज में, भारतीय मुद्रा में फंड का रखरखाव किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रुपीज। इस तरीके से साथियों जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सीपीएफ पर आधारित एक बिल्कुल नायाब सीरीज गोवर्धन श्रृंखला पार्ट फर्स्ट के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए। अभी तक हमने 160 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। जीपीएफ पर आधारित बिल्कुल एक नए कलेवर में क्वेश्चन सीरीज शुरू की है
और इसको मैंने नाम दिया है गोवर्धन श्रृंखला। गोवर्धन श्रृंखला में अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट किए हैं। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।